नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम NCERT हिस्ट्री 6 क्लास का 8th नंबर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है वाइटल विलेज एंड थ्राइविंग टाउन्स। मतलब जो शहर है, जो सिटीज़ है, उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वह किस तरह से जो विलेज है उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। कितना वाइटल, कितना क्रूशियल है विलेज का डेवलपमेंट करना भी शहर के डेवलपमेंट के लिए, यही बात इसमें कहा गया है। फ्रेंड्स, चाहे कोई भी एग्जाम हो और उस एग्जाम का कोई भी पार्ट हो, उसमें आप 100% सफल होना अवश्य चाहते हो। अगर ऐसा है तो आपको NCERT पढ़ना चाहिए, क्योंकि NCERT आपका बेसिक फंडामेंटल कंसेप्चुअल क्लियरिटी करता है। NCERT आपका जो फाउंडेशन है उसको बहुत ही मजबूत करता है। जितना भी फाउंडेशन मजबूत होगा उतना ही अच्छा बिल्डिंग आप बनाते हैं। जब आप NCERT पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो आपका फाउंडेशंस मजबूत होते हैं और आप बहुत अच्छा तैयारी करते हैं और सफल होते हैं। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहें NCERT को, तो इनकी 4 विशेषताएं हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले NCERT को जब पढ़ेंगे तो स्टडी का जो 4 प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि रीडिंग होता है, एंड देन जो थिंकिंग होता है, एंड देन इंटरलिंकेज होता है, एंड लास्ट एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन भी 2 लेवल का होता है, एक रिटन फॉर्म का होता है एंड दूसरा ऑरली होता है। रिटन फॉर्म में एक पीटी हो गया और दूसरा मेंस हो गया, और आपका ऑरली में इंटरव्यू हो गया। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, इन तीनों में बहुत अच्छा मार्क्स ला करके आप प्रॉपर IAS बन सकते हैं, यही बात आपको होगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो मल्टी डायमेंशनल वे में कैसे सोचा जा सकता है, ये स्किल मैं आपको डेवलप करने में मदद करूंगा। जब तक आप मल्टी डायमेंशनल वे में सोचने के लिए सीखेंगे नहीं, तब तक आप मेंस का आंसर अच्छा नहीं लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि टारगेटेड स्टडी कैसे किया जाता है। जब तक आप टारगेटेड स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी कोई रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए टारगेटेड स्टडी करना बहुत जरूरी है। अर्थात आपको पहले से ही पता हो कि ये जो पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ने जा रही हूँ, हमको क्या क्या सॉल्व करना है। इसी टारगेटेड स्टडी के तहत जो हमारा आज का चैप्टर है, इसमें हमारा 3 टारगेट है। सबसे पहले हमारा कीवर्ड होता है। कीवर्ड आपको पहले ही पता होना चाहिए, क्या क्या कीवर्ड का हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, समझदारी डेवलप करनी है इस कीवर्ड को लेकर के। जो कीवर्ड है इसमें आयरन को लेकर के देखेंगे, इरिगेशन को देखेंगे, विलेज, पोर्ट, रिंगवेल, सिटी, श्रेणी और संगम, ये सारे कीवर्ड को हम जानेंगे, समझेंगे। साथ ही साथ जो दूसरा टारगेट होता है हमारा क्वेश्चंस होता है। मिनिमम टारगेट तो इतनी होनी चाहिए हर चैप्टर के पढ़ने के बाद कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लें। पीछे में क्वेश्चन दिया रहता है। जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, कहता है क्या क्या है भरना है। डैश वॉज द वर्ड यूज्ड फॉर लार्ज लैंड ऑनर्स इन तमिल। दूसरा जो कहता, मतलब ये कह रहा है कि जो तमिल वाला क्षेत्र है वहाँ पे जो बहुत बड़े, जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड था, उनके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता था वो बताना है। जो दूसरा कह रहा है द ग्राम भोज का ऑफन गॉट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय होम, मतलब किसके द्वारा जो ग्राम भोज का था, अपना जो जमीन था, जो खेत था, उसका जुताई करवाता था, ये भरनी है इसमें। तीसरा कहता है प्लाउमैन वर नोन एज डैश इन तमिल। तमिल भाषा में जो प्लाउमैन हैं, जो हलवाहा हैं, उनका क्या कहा जाता था ये बतानी है। एंड देन इसमें चौथा D नंबर बोलता है मोस्ट गृहपतिस वर डैश लैंड ऑनर्स। इसमें भरनी है कि जो ज्यादातर जो गृहपति थे वो कैसा लैंड ऑनर्स थे। दूसरा क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ग्राम भोज का हु व्हाई डू यू थिंक ही वॉज पावरफुल। कहता है जो ग्राम भोज का थे उनके कार्य का विवरण बताना है और आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पावरफुल है, ये बतानी है। जो तीसरा क्वेश्चन कहता है लिस्ट द क्राफ्ट पर्सन्स हु वुड हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ विलेज एंड सिटीज। गांव में भी और शहर में भी रहने वाले जो क्राफ्ट पर्सन है, जो शिल्पकार है, उनका लिस्ट बताना है। मतलब दोनों जगह रहते हैं एक नाम के, इसके बताना है। दूसरा कहता है जो आगे क्वेश्चन है वो कहता है कि करेक्ट आंसर क्या है, उसको चूज करना है। रिंग वेल्स वो यूज्ड फॉर, किस लिए किया जाता था, इन चारों में चुनना है। दूसरा कहता है पंच मार्क कॉइन्स वो मेड ऑफ, जो पंच मार्क कॉइन था वह किस चीज का बना था, ये बतानी है। तीसरा कहता है मथुरा वाज एन इम्पॉर्टेंट, जो मथुरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, किस लिए, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये जाननी है। और श्रेणीस वॉज एसोसिएशन ऑफ, जो श्रेणीस था वह एक तरह का संगठन था, एसोसिएशन था, तो किसका था, इन चारों में से कौन सही ये ढूंढनी है। फ्रेंड्स, जो हमारा थर्ड टारगेट होता है वो होता है, बहुत ही इनोवेटिव है ये, कि हर जो चैप्टर होता है वो कई सब हेडिंग में डिवाइडेड होता है।
आपको पहले ही ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में इतने सब हेडिंग को हमको पढ़ना है या पढ़नी है। इसका सबसे सुंदर जो सबसे बेस्ट इसका जो यूज होता है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं और जब आपको रिवीजन करने की बारी आती है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि हम बहुत फास्ट रिवीजन नहीं कर पाते हैं। जब आप किसी चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और जब रिवीजन की बारी आती है, उस समय जब आपको रिवीजन करना हो तो आप सिर्फ ये सब हेडिंग को देख करके रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि इस सब हेडिंग के अंतर्गत क्या क्या था, क्या क्या मैंने पढ़ा, क्या क्या मुझे याद आ रहा है या आ रही है। मतलब इस तरह से आप अपना जो इवेल्युएशन है इस तरह से कर पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा स्कैन कर पाएंगे क्या आपके मेमोरी में है और क्या नहीं है। जो नहीं है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये सब हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको चैप्टर बताने से पहले ही मैं आपको सब हेडिंग बता देता हूँ कि ये सब हेडिंग को हम इसमें देखेंगे। जो पहला सब हेडिंग है वो बोलता है आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर की बात करेंगे इसमें कि एग्रीकल्चर के लिए आयरन टूल्स कितना इंपॉर्टेंट था। द अदर स्टेप्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, दूसरा जो सब हेडिंग है वो है बोलता है कि आयरन टूल्स एंड एक और ट्रांसप्लांटेशन की बात हम पहले कर चुके हैं। उस दोनों के अलावा इरिगेशन का क्या इंपॉर्टेंट है ये इस सब हेडिंग में बात किया गया है। एंड देन हु लिव्ड इन द विलेज, विलेज में रहने वाले जो लोग हैं उनका नाम क्या है, उनमें जो आपस में डिफरेंशिएशन है वो कैसा डिफरेंशिएशन है, ये सारी बातें इसमें कहेंगे। मतलब 1 to 3 इन तीनों पॉइंट जो है इसमें विलेज और विलेज में रहने वाले लोग, वो उनका नाम, उनका पैसा, ये सारे ऑक्यूपेशंस जो है ये बात किया गया है। इसके बाद का जो इसमें सब हेडिंग है उसमें कहता है फाइंडिंग आउट अबाउट द सिटीज, जो शहर है उसके बारे में जो हम जानते हैं, उसके बारे में जो कुछ भी हम फाइंडिंग आउट करते हैं उसका सोर्स क्या है। तो सबसे पहले बताया है कि स्टोरीज है, ट्रेवलर्स अकाउंट है, स्कल्पचर है एंड आर्कोलॉजी है। ये 4 सोर्स है। इन चारों सोर्सों के आधार पे हम आज सिटीज के बारे में जानेंगे। देन बात करता है कॉइन्स का, जो कॉइन्स है उस समय में कॉइन्स कौन सा था, कैसे बनाया जाता था, ये बात करेंगे। देन सिटीज विद मेनी फंक्शंस, एक ही शहर में कई तरह के फंक्शंस होते थे। बेसिकली यहाँ पे मथुरा के बारे में बताया गया है। तो इस सब हेडिंग में हम मथुरा के बारे में जानेंगे। और इसके बाद है क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स, मतलब शिल्प और शिल्पकार के बारे में डिटेल में जानेंगे। एक केस स्टडी है, अरिक मेडू करके एक शहर है, एक जगह है, उसके बारे में केस स्टडी है। एंड देन एल्सवेयर में, वास्तव में इसी समय में रोम में क्या हो रहा था, उन सारी चीज़ों को इसमें देखेंगे। अर्थात ये सारे जो है शहर से जुड़ा हुआ है। 4 नंबर से लेकर के ये 9 नंबर तक शहर से जुड़ा हुआ है। ये सारे सब हेडिंग है। साथ ही साथ फ्रेंड बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बॉक्स को जानना, क्योंकि कभी कभी जो सवाल बनाने वाले होते हैं वो बॉक्स से ही सवाल का जो मटेरियल होता है, जो कंटेंट होता है, जो फिगर होता है, वहीं से पिक कर लेते हैं और फिर सवाल बना देते हैं। तो जो बॉक्स है इसमें सबसे पहला है द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशंस। वास्तव में इसमें संगम के बारे में बताया गया है कि ये संगम क्या है। ये जो मैं बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टर्मोलॉजीज होते हैं ये हम जाने कहाँ से हैं, ये शब्द कहाँ से आया है। तो ये संगम जो तमिल कंपोजिशंस हैं अर्लीस्ट वाला, वहाँ से ये शब्द लिए गए हैं। तो ये बॉक्स में दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक कहानी है क्लेवर पुअर मैन का, एक बहुत ही चतुर गरीब आदमी का कहानी है एक बॉक्स में। ये एक स्टोरी जो है उसमें बताया गया है। जो तीसरा हमारा बॉक्स है वो स्टोरी ऑफ वेरी गाजा है, जो वरूज है उसकी कहानी है इसमें। एंड चौथा कहता है पंच मार्क कॉइन्स, जो कॉइन की बात हमने कहा था, उस कॉइन में जो पंच मार्क कॉइन है वो क्या होता है, किस चीज का बना होता है, ये सारी बात इस बॉक्स में कहा गया है। देन कहता है NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की इस कहानी दिया गया है इस बॉक्स में। एंड फाइनली रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड विविंग, जो स्पिनिंग और विविंग का प्रोसेस होता है उसके लिए रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या है। वास्तव में अर्थशास्त्र में ये सारी बात कही गई है। तो ये अर्थशास्त्र के बारे में ये सारी बात जो कही गई है उसको एक बॉक्स में बताया गया है। ये सारी बात हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स जो पहला हमारा है वह है आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। इसमें सबसे पहले बोल रहा है कि देखिए भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें 3000 साल पहले ही आयरन का यूज तो शुरुआत हो गया था। इनका एक बेस्ट एग्जाम्पल हमको जो मेगालिथिक बरियल्स है वहाँ पे हमको मिलता है, बहुत सारे आयरन टूल्स वहाँ हमको मिले हैं। लेकिन ये बोलते हैं कि लगभग 2500 साल पहले जो आयरन का यूज है वो बड़े पैमाने पे होने लगा। तो 2 मेन यूज जो होता था उस समय में, वो एक होता था कुल्हाड़ी के रूप में, इससे बड़े पैमाने पे जंगल को काट करके साफ करके खेती योग्य जो जमीन को तैयार किया गया। और दूसरा कहा प्लॉसरी, मतलब हल का जो फाल होता है वो लोहे का बनने लगा, जिसके कारण वो हल जो है बहुत अच्छी तरह से खेत को जुताई करने लगा। ये दोनों यूज जो है आयरन का बहुत अच्छा हुआ। साथ ही साथ जो अनयूज हो रहा था हल लोहा का, वो बताया गया है कि ये आपका चिमटा है, ये आपका वही कुल्हाड़ी है और ये आपका कचिया है। ये सारे हल जो है यहाँ पे नाम दिया है, सिकल है, टंग्स है एंड एक्स है।
ये सारी बात कहा गया है कि आयरन का कैसे यूज होता था, और ये सारी बात जो मैंने आपको इस साइड बताया है इसी पैराग्राफ में बताया गया है। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करें तो आगे कहता है अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, मतलब इरिगेशन को ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अदर स्टेप में इरिगेशन क्या था उसकी बात इस पूरे पैराग्राफ में किया गया है। लेकिन इससे पहले बोलता है कि आपने चैप्टर नंबर जो 5th है या इससे पहले ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको कि टूल्स का कैसे यूज होता था, स्पेशली आयरन टूल्स का, और ट्रांसप्लांटेशन, इन दो प्रोसेस के द्वारा कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा है। ये सारी बात इससे पहले वाले चैप्टर में या इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिटेल से बता चुका है। आज जो कहता है इरिगेशन जो है वो बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि वहाँ इरिगेशन के बहुत सारे सोर्स मिले हैं हमको जानने का। कोई कैनाल्स बनाने लगे थे, वेल्स बनाने लगे थे, टैंक्स बनाने लगे थे, एंड आर्टिफिशियल लेक्स जो है ये बनाना उसमें शुरू हो गया था, ताकि इस इरिगेशन के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। ये सारी बातें इस पूरे पैराग्राफ में कहा गया है। आगे इसमें कहा गया है एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इरिगेशन की जरूरत क्यों पड़ी। इसको एक ये चार्ट बना करके बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। साथ ही साथ आपको बोलता है थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करके देखिए कि ये सारे जो फ्रेज हैं इस फ्रेज को यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भर करके खुद से बनाइए ये पैराग्राफ कि इरिगेशन का क्या इंपॉर्टेंस था, इरिगेशन का जरूरत क्या था। तो चलिए सबसे पहले हम ये चार जो फ्रेज है इसको पढ़ लेते हैं। ये कहता है लेबर इज प्रोवाइडेड बाय पीपल, पहला। फार्मर्स आल्सो बेनिफिट because crop production is more certain. Farmers have to increase production to pay tax and the kings provide money and plan irrigation works. ये चार फ्रेज को हमको यहाँ पे इस fill in the blanks में भरनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। Kings need money for armies, palaces and forts. किंग को इन तीनों चीजों के लिए पैसे चाहिए, धन चाहिए। दे डिमांड टैक्स, ये आएगा कहां से, तो किसान से उन्होंने टैक्स का डिमांड करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, तीसरा नंबर बोलता है, कहता है फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्स। कहता है ये तभी होगा जब फार्मर्स का प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब इस 3 नंबर में ये भरा जाएगा, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन। हाँ, उसके बाद कहता है दिस इज पॉसिबल विथ इरिगेशन। आपने आयरन टूल्स और जो ट्रांसप्लांटेशन है ये तो पहले से ही कर रहे थे, इसके बाद और ज़्यादा उत्पादन बढ़ाना हो तो इरिगेशन से ही संभव है। ये यहाँ तक तो सही हो गया। अब बोलता है 5 नंबर क्या करें भैया, तो कहता है यहाँ पे आया किंग प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स। यहाँ पे क्लीन जो किंग है वो आया और ये चीज़ प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ 6 नंबर में जो लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपुल, और जो लोग है अपना लेबर प्रोवाइड शुरू कर दिया। इसके कारण प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा और सो डज रिवेन्यू, और इसके कारण रिवेन्यू बढ़ा। किसान को क्या फायदा हुआ, तो किसान के बारे में जो फायदा हुआ वो ये कहाँ कह रहा है कि फार्मर्स आल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन। किसान को भी ये फायदा हो गया कि क्रॉप प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा सर्टेन हो गया, क्योंकि सिंचाई की सुविधा से आने से सर्टेनिटी जो है प्रोडक्शन का वो बढ़ गया। यही बात इसमें कहा गया है। इसे आप डिसाइफर कर सकते हैं, इसे आप डराइव कर सकते हैं कि इरिगेशन कितना इंपॉर्टेंट था। इरिगेशन के लिए जो राजा ने मदद किया ये कितना है, मतलब रोल ऑफ स्टेट इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ये भी बताता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को लिंक करके सोचना समझना। फ्रेंड्स, अगर आगे बात करें तो ये कहता है हु लिव्ड इन द विलेज। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ को बहुत ध्यान देना है कि डिफ्रेंशिएशन एक टर्मोलॉजी है, इसको समझा देता हूँ। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, किसी भी समाज में जब लोग रहते हैं तो अलग अलग तरह के रोग हो जाते हैं समय के साथ। कोई अमीर हो जाते हैं, कोई गरीब हो जाते हैं, किसी का कुछ पेशा हो जाता है, किसी का स्पेशलाइजेशन होता है किसी पार्टिकुलर काम में। इस तरह से स्पेशलाइजेशन होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। ये इस एंगल से आप पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपको ये जो सब हेडिंग है समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो कहता है कि तमिल रीजन में जो संगम लिटरेचर एज ए सोर्स है हमारा, वो कहता क्या है कि जो गांव वाले लोग थे वो कौन कौन लोग थे और उनका काम क्या था, उनका नामांकन क्या था। सबसे पहले बोलता है कि वललार करके एक कम्युनिटी था। ये वो था जो तमिल एरिया में जो लार्ज लैंड ओनर्स थे। याद रखिएगा क्वेश्चन में यही था कि जो तमिल एरिया में लार्ज लैंड ओनर्स थे उनका नाम क्या था, तो ये है वेललार। इसको याद रखिएगा वेललार कौन थे। दूसरा बोलता है उजवूर। उजवूर कौन थे, तो ये ऑर्डिनरी प्लॉमैन थे, एक साधारण जो किसान होता था जिसके पास हल होता था उसका जो नाम होता था वो उजवूर था। मतलब इसके पास भी लैंड था,
ये लैंडलेस नहीं थे। लेकिन उसी समाज में जो लैंडलेस लेबरर्स थे, है ना, जो स्लेव्स थे, इनको क्या कहा जाता था? तो इसको कडेसियार कहा जाता था और अधिमई किया कहा जाता था। ये दो टर्मोलॉजी वो है जिनके पास लैंडलेस ये एग्रीकल्चर लेबरर्स थे या दासास थे या स्लेव्स थे, इनके लिए टर्मोलॉजी है। इसके पास लैंड तो था लेकिन बहुत कम था, इसके पास बहुत ज़्यादा लैंड था। यही बात, इस चार टर्मोलॉजी को समझ लीजिएगा तो आपका ये कहीं भी किसी भी एग्जाम में पीटी का क्वेश्चन क्रैक हो सकता है। आगे कहता है कि भैया जरा ये बताइए, अगर ये साउथ इंडिया में इस तरह का था तो नॉर्थ इंडिया में भी तो ऐसा ही समाज होगा, उनके लिए टर्मोलॉजी क्या था? यही बात कहते हैं। यहाँ पे एक टर्मोलॉजी आया है ग्राम भोजका करके। ये ग्राम भोजका कौन थे? ये जो गांव होता था उसका हेडमैन थे, मुख्य आदमी थे। उस गांव के जो सबसे लार्जेस्ट लैंड ओनर होते थे यही होते थे। अब ये जो गांव के मुख्य होते थे, ये गांव का मुख्य वंशानुगत होता था। एक आदमी जो गांव का मुखिया हुआ, उसका बेटा हुआ, उसका पोता हुआ, इस तरह से ये क्रम जब सिलसिलेवार चल रहा था, इसी को बोलते हैं या सेम फैमिली, या कह सकते हैं हेरिडेटरी था, या एक तरह से वंशानुगत था। ये बात हो गई। अब कहता है ये इतना पावरफुल होता था कि जो राजा होता था वो इसको टैक्स कलेक्ट करने का भी अधिकार दे देता था, साथ ही साथ उसको न्याय करने का भी अधिकार दे दिया जाता था, और कभी कभी तो पुलिस मैन का भी अथॉरिटी दे दिया जाता था। मतलब ग्राम भोज का नॉर्थ इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यही सारी बातें इस पैराग्राफ में बताया गया। फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें तो कौन कौन और रहते थे नॉर्थ इंडिया में, जो गांव था उसमें कौन कौन रहते थे? एक और टर्मोलॉजी आता है गृहपतिस के बारे में। ये कौन थे? ये इंडिपेंडेंट फार्मर थे, मतलब एक स्वतंत्र किसान थे। ये स्मॉल लैंड ओनर्स थे, इनके पास जमीन था पर कम मात्रा में था। साथ ही साथ बोलता है कि वहाँ पे बहुत सारे मेन एंड वुमेन भी थे जो दासा और कर्मकाला कहलाते थे। मतलब जो दासा थे और कर्मकारा थे, ये ऐसे लोग थे जिनके पास अपना लैंड नहीं था। मतलब लैंडलेस दास, कर्मकार या कह सकते हैं लेबर थे ये। साथ ही साथ गांव में बहुत सारे क्राफ्ट्स पर्सन थे, मतलब शिल्पकार थे। जैसे कुछ नाम दिया गया है, जैसे ब्लैक स्मिथ है, पॉटर है, कारपेंटर है एंड वीवर है। ये सारे गांव में रहने वाले शिल्पकार हैं। तो याद रखिएगा इसको अच्छी तरह से, ताकि एक क्वेश्चन था कि गांव में और शहर में रहने वाले जो क्राफ्ट पर्सन है, दोनों में कौन कौन एक नाम का है, उनका आपको लिस्ट बनानी है। तो यहाँ से याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो इसमें कहता है, अब वो बता रहा है कि जो हमने साउथ इंडिया में रहने वाले जो गांव के थे, उनका जो नाम हमने बताया है वो हमारा जानने का सोर्स क्या है। तो कहता है कि वो जानने का सोर्स जो है वास्तव में संगम लिटरेचर है। उसके बारे में इस बॉक्स में बताया गया है। तो अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशंस क्या है, उसका हेडिंग है। कहता है अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन है वो संगम लिटरेचर। ये लगभग 2300 साल पहले, आज से 2300 साल पहले, जो उस समय में वहाँ के जो कवि थे वो सारे मदुरई नाम के एक जगह थे, वहाँ पे असेंबलीज या इकट्ठा होते थे, और जितने भी उस समय के कवि थे वो जितनी भी रचनाएं करते थे, जो कंपोजिशंस होता था, उनको यहाँ पे कंपाइल करके रिटन डाउन करते थे। क्योंकि ये यहाँ पे सारे इकट्ठा होकर के असेंबलीज में भाग लेते थे, एक तरह का संगम था, इसीलिए इसको संगम लिटरेचर नाम दिया गया। याद रखिएगा संगम टर्मिनोलॉजी कहाँ से आया है। तो मदुरई कहता है, मदुरई कहाँ है भैया? तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये मदुरई है। इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा क्योंकि आगे आने वाले समय में मदुरई की चर्चा हम फिर से करेंगे। तो मदुरई कहाँ है? ये है। आगे बात करता है इसमें कि फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज। अब हम गांव से निकल करके शहर की बात करने लगे हैं। शहर में कहता है कि शहर को जानने के बारे में क्या क्या सोर्स है वो बताइए। उसी में सबसे पहले स्टोरीज, कहानी की बात कर रहा है। कहानी में भी हम यहाँ पे जातकास जो स्टोरी है इसकी बात कर रहे हैं। ये जो जातकास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जातकास जो है इसको कंपोज करने वाले कौन है। तो यहाँ पे दिया है प्रोबेबली कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। इसके कंपोज करने वाले जो थे, संभावना है कि जो आम लोग हैं वो इस जातकास की जो कहानी है इसको कंपोज करने वाले थे, और बाद में इसको रिटन डाउन करने वाले और इसको प्रिजर्व करके रखने वाले बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इसके कंपोजिटर जो है वो आम लोग हैं, और प्रिजर्व्ड एंड रिटन डाउन करके रखने वाले जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो है। कहता है कि आगे कि हम जातका में जो एक कहानी है उसकी चर्चा एक बॉक्स में कर रहे हैं, और ये बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सुंदर है। बॉक्स किससे रिलेटेड है? तो एक चतुर गरीब व्यक्ति के बारे में। ये कहानी सुनिएगा, बहुत अच्छी है। एक
एक गरीब है पर चतुर व्यक्ति है, उसके पास एक ही चीज है, वह है मरा हुआ चूहा। उन्होंने उस चूहे को बेचा एक होटल के मालिक के पास, जिस होटल के मालिक के पास एक बिल्ली था और उस बिल्ली के खाने के लिए इस चूहे की जरूरत थी, तो इन्होंने इस चूहे को बेच दिया 1 कॉइन में। मतलब इस चतुर व्यक्ति के पास 1 कॉइन आ गया। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि जो राजा का बगीचा था, एक ऐसा तूफान आया, आंधी आया कि बगीचा में बहुत सारे पेड़ की टहनियां और पत्तियां गिर गई और बगीचा जो है अस्त व्यस्त स्थिति में पहुंच गया। ये वाला हो गया। जो बगीचा का माली था, उनके लिए बड़ा असंभव था साफ करना। तो ये उधर से क्रॉस कर रहा था, इन्होंने बोला कि देखो भैया मैं साफ करवा दूंगा, लेकिन एक शर्त है, इस बगीचे में जितने भी लकड़ी और जितने पत्ते हैं वो सारे तुम अगर हमको दे दोगे तो हम इसको साफ करवा देंगे। बोला ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तुम करवा दो भाई, हमारा जान तो छूटे इससे। बोला ठीक है। तो उन्होंने आसपास के खेलते हुए जितने भी बच्चे थे उन सबको इकट्ठा किया और बोला कि देखो भैया, एक एक लकड़ी चुनोगे तो हम एक एक मिठाई तुम सबको दे देंगे। ये ऑफर पे जितने भी बच्चे थे खुश हो गए और इतनी अच्छी तरह से साफ किए कि एक एक लकड़ी जो टूटा हुआ था और एक एक पत्ते को साफ करके उस बगीचे के जो दरवाजा था, जो चौराहा, वो रास्ता था, वहां पे रख दिया। इस तरह से वो बगीचा भी साफ हो गया और लकड़ी भी इसका हो गया। ये बात है ना किंग्स। अब क्या हो गया, जो राजा के पोर्टर्स थे, मतलब राजा का जो सामान, मतलब बर्तन बनाने वाले थे, वो उस रास्ते से क्रॉस कर रहे थे। उनको लकड़ी चाहिए था, उस जो बर्तन बनाते हैं उसको फिर तो पकाना पड़ता है, मिट्टी का बर्तन को पकाना पड़ता है, तो उनको जलावन लकड़ी चाहिए। इन्होंने बोला कि ठीक है, तुम पैसा दो और इसको ले जाओ। तो वो उस सारे लकड़ी को उस पोर्टर को बेच दिया और उसके बदले में वो पैसा ले लिया। यहाँ तक तो कहानी हो गई। आगे बात करता है। उसके बाद वो शहर गया, एक बड़ा सा जार खरीदा और उस जार में पानी भर के सड़क का, जो शहर का मेन गेट था, सिटी का जो मेन गेट था, वहां पे जो घास काटने वाले आते थे उस शहर में, उस घास को बेचने के लिए, उनको पानी पिलाना शुरू कर दिया, है ना। 500 ग्रास कटर आए थे, उन सबको पानी पिलाया, भरदम पानी पिलाया, बढ़िया से दोस्ती किया और वो सारे खुश हो गए। और उन्होंने बोला कि रिटर्न में तुमको क्या चाहिए बताओ। तो उन्होंने बोला देखो, जब समय आएगा तब हम तुमको बताएंगे। उसके बाद उन्होंने एक जो ट्रेडर्स है उनसे दोस्ती किया। उस ट्रेडर से बाद में उसको पता चला कि कुछ दिनों में यहाँ पे, कुछ दिनों क्या, कल ही यहाँ पे लगभग 500 घोड़ा के जो व्यापारी हैं, जो डीलर हैं, वो आने वाले हैं। यह सुनते ही वह जो ग्रास कटर था, जो घास काटने वाले जो उनके दोस्त बने थे, जिनको पानी पिलाया था, उनके पास गया और बोला प्लीज गिव मी ए बंडल ऑफ ग्रास ईच। आप सभी व्यक्ति मुझे एक एक ग्रास का जो बंडल है वो दे दो। सारा नहीं मांगा, बोला सिर्फ एक एक दो। सबने दे दिया। एंड कहता है उससे प्रॉमिस किया कि जब तक मेरा सारा घास बिक न जाए तब तक तुम अपना घास को मत बेचना। ये बात उनसे प्रॉमिस करवा लिया। उसके बाद जब वो ट्रेडर्स वहां पे आ गए, तो ट्रेडर्स वो घोड़ा लेकर के आए थे। तो घोड़ा जब आएगा तो खाएगा क्या, उसके लिए ट्रेडर्स ने घोड़ा के खाने के लिए घास खोजना शुरू किया। घास कहीं मिला नहीं तो सारे लौट करके इसी के पास आए और इन्होंने बोला ठीक है घास ले लो। और इस तरह से उन्होंने सारे घास को बेच करके 1000 सिक्का जो है वो अर्न कर लिया। मतलब एक मरे चूहे को बेच करके 1 सिक्का अर्न किया और उस 1 सिक्का से धीरे धीरे 1000 सिक्का जो बनाया। यही बात इस कहानी में कहा गया है। मतलब ये कह रहा है इस कहानी के थ्रू शहर में क्या क्या हो रहा है, उन सारी चीजों को इस कहानी में बताया गया है। साथ ही साथ इस कहानी से ये भी बताता है कि उस समय में इंटरप्रेन्योरशिप कितना बड़े पैमाने पे था। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। जो आज हमारी भारत सरकार बोलती है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप का, स्टार्टअप डेवलपमेंट का इतना प्लान जो चला रहा है, इसका एक आप सोर्स संकेत हमारे एंशिएंट इंडिया में भी देख सकते हैं, इस जातकाश में दिए हुए इस चतुर एक आदमी की कहानी से। फ्रेंड्स आगे बात करें, कहता है कि ये तो कहानी के रूप में हमने शहर में जो हो रहा है वो जो एज एविडेंस, एक सोर्स हमको प्राप्त हुआ। इसके बाद जो दूसरा सोर्स है वो है स्कल्पचर्स। ये क्या है, जो स्कल्प्टर होते हैं, जो स्कल्पचर्स बनाने वाले होते हैं, वास्तव में वो क्या करते हैं। जो शहर होता है, जो विलेज होता है, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग होते हैं, उनके जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है उन्हीं को तो डिपिक्ट करते हैं, उन्हीं को पत्थर पे यही सारे सीन को तो कार्व करते हैं, डिपिक्ट करते हैं। तो अर्थात अगर आपके पास कहीं स्कल्पचर्स है तो उसको देख करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिस समय में स्कल्पचर बना होगा, जिसने इसको बनाया है
उस समय का जो शहर का गतिविधि होगा, जो गांव का गतिविधि होगा, जंगल का गतिविधि होगा, उस स्कल्पचर से बनाए हुए मूर्ति से आप इनकी आइडिया लगा सकते हैं, है ना। तो वास्तव में ये जो स्कल्पचर्स बनाते थे इनका यूज क्या होता था, तो ये कहता है कि उस समय में जो रेलिंग्स होते थे, जो पिलर्स होते थे या गेटवे ऑफ बिल्डिंग होते थे, वहां पे इस जो ये स्कल्पचर्स होते थे उनको सजाने के लिए यूज किया जाता था। जैसे एक यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है कि सांची का जो स्तूप है, आगे हम पढ़ेंगे 11th क्लास में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में एक जगह है सांची, सांची में स्तूप है और इस सांची के स्तूप पे ये स्कल्पचर्स दिया हुआ है, इसका ये पिक्चर दिया हुआ है। कहता है कि ये देख करके आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उस समय में क्या हो रहा था समाज में। इस पिक्चर में उसका बहुत ही अच्छी तरह से बखान किया गया। तो स्कल्पचर्स भी है जो है हमारे लिए शहर को अच्छी तरह से जानने का एक सोर्स है। साथ ही साथ इस लास्ट पैराग्राफ में बोलता है कि जितने भी शहर यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो सारे शहर लगभग जो महाजनपद था उनकी जो कैपिटल था लगभग वही थे। ये सारी बात यहाँ पे कह रहा है। इस सारे शहर का बहुत अच्छी तरह से फोर्टिफिकेशन किया गया था, मेसिव वॉल, बड़े बड़े दीवार बना करके इनका जो है फोर्टिफिकेशन किया गया था। ये सारी बात इस पैराग्राफ में कहा गया है। आगे बात करता है कि इसके बाद दूसरा सोर्स हमें क्या होता है शहर को जानने के लिए, तो वो बोलता है आर्कोलॉजी होता है। कहता है जब आर्कोलॉजिस्ट किसी चीज़ का उत्खनन करते हैं तो बहुत सारे हमको जो पोर्ट्स मिलते हैं। साथ ही साथ बोलता है कि एक रिंग वेल्स भी मिला है इनको बहुत बड़े पैमाने पे। ये एग्जाम्पल दिया है दिल्ली के आसपास, हाँ दिल्ली में जो उत्खनन हुआ है तो उसमें ये रिंग वेल प्राप्त हुआ है। ये वास्तव में क्या है, ये सिस्टम ऑफ ड्रेनेज ऑफ डिफरेंट, ये कैसे जो है हड़प्पा से डिफरेंट है इसकी बात यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। लेकिन इस रिंग वेल का उस समय में जो यूज किया रहा था टॉयलेट का जो पानी होता है वो जाकर इकट्ठा होता था, जो ड्रेन्स होता है या गार्बेज डम्प्स होता है उन सारे चीज़ों को इसमें इकट्ठा करके रखा जाता था। ये एक तरह से जो इंडिविजुअल हाउसेस होता था, हर इंडिविजुअल हाउसेस में इस तरह का चीज़ पाया गया है। अगर आप हड़प्पा से इसको कंपेयर करें तो वहाँ पे एक तरह से नाली व्यवस्था था, एक प्रॉपर ड्रेनेज व्यवस्था था। यह यहाँ पे अंतर है। यहाँ पे रिंग वेल बना करके जो टॉयलेट्स है या ड्रेन्स है, जो गार्बेज डम्प्स है, इस तरह से यहाँ पे रखा जाता था। जैसे ग्रेट डिफरेंस बिटवीन इंडस सिविलाइजेशन का जो ड्रेनेज सिस्टम है और यहाँ इस समय का जो सिविलाइजेशन है, इस समय का जो कल्चर्स है, इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये दो अंतर है। यही बात यहाँ पे कुछ सोचने के लिए बोला, जरा सोच के देखिए, थिंकिंग कीजिए, कोरिलेट कीजिए, मल्टी डायमेंशन वे में सोचिए। यही बात तो मैं आपसे बोला था कि मैं ये आपको डेवलप करने में मदद करूँगा। फ्रेंड्स आगे अगर बात करें तो ये कहता है कि इतना ही नहीं, कुछ और भी सोर्स होता है शहर को जानने का। तो क्या सोर्स होता है, तो बोलता है जो सेलर्स होते हैं, जो नाविक आए थे नाव के खेपते खेपते भारत में, या जो ट्रेवलर्स आए थे, जो यात्री आए थे, उनका जो अकाउंट है वह भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। क्यों कि जो भी आर्कोलॉजिकल एलिमेंट्स है उस समय के साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाया होगा, वो खत्म हो गया होगा, इसलिए अदर जो एविडेंस है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसमें जो ग्रीक सेलर्स है उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है हमारे भारत को जानने का। ये सारे भारत को विजिटेड किए थे। इसमें एक जो ग्रीक सेलर्स है उन्होंने डिस्क्राइब किया है बहुत ही अच्छी तरह से भरूच के बारे में। इसकी बात कह रहा है कि यहाँ पे एक बॉक्स में ये सारी बात दिया गया है कि वह सेलर्स किस तरह से भरूच के बारे में बताता है। इसलिए लेकिन इसे बोलता है कि भरूच है कहाँ, वो जरा एक बार देख लीजिए। ये जो जगह है यह भरूच है ना। इसको जो ग्रीक सेलर्स है वहाँ पे इसको वेरीगाजा बोलते हैं, लेकिन इसका जो आज नाम है वो भरूच है। ये गुजरात में है, ये मैप में मैंने आपको दिखाया। फ्रेंड्स आगे अगर हम बात करें तो ये जो बॉक्स है इसमें बहुत अच्छी तरह से बताया है वो सेलर्स जो यहाँ पे आए थे। कहता है कि यहाँ इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और स्पेशल जो गिफ्ट्स होता है, इन तीनों की चर्चा इसके इस सोर्स में कहा गया है। कहता है सबसे पहली बात कि गल्फ इज वेरी नेरो। अगर आप ये देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ये खाली है, नेरो है, बहुत ही नेरो है। यहाँ पे यहाँ तक जहाज को या नाव को खेव करके लाना बड़ा ही टफ था। इसीलिए इस इलाके का जो राजा था वो यहाँ के जो लोकल नाविक थे उनको रखता था, उनको पैसे पे रखता था कि आप जितने भी दूर से आने वाले नाव है या जहाज है उनको स्पेशली खेव करके यहाँ तक लाइए। ठीक है, यही बात इसमें कहा गया पहले लाइन में। कहता है शिप्स had to be steered in by a skillful and experienced local fishermen who were employed by the king। अब कहता है इंपोर्ट्स जो होता था इस भरूच में वो क्या क्या होता था, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम में ये ऑप्शंस में दे सकता है। तो उस जमाने में भरूच में इंपोर्ट का क्या क्या गुड्स था, मटेरियल्स था, वो देखिएगा। वाइन था,
कॉपर, टीन, लीड, कोरल, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। इसको याद रखिएगा। एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत से उस समय में क्या एक्सपोर्ट होता था? ये है प्लांट्स फ्रॉम हिमालयास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय में जो प्लांट पाए जाते हैं उनका एक्सपोर्ट भरूच से हो रहा है। आप समझ रहे हैं? ये सारा एरिया जो है हिमालय वाला है, और यहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनका एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। यहाँ से ये एक रास्ता जाता है, ऐसे करके यहाँ से हो रहा है। ठीक, ये कह रहा है, कहता है कि साथ ही साथ आइवरी होता है, एजेट होता है, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम, ये सारी चीज एक्सपोर्ट होते हैं। कहता है उस समय जो व्यापारी स्पेशल गिफ्ट लाते थे, किसके लिए? जो किंग थे उसके लिए। तो वो क्या क्या था? तो बोलता है वेसल ऑफ सिल्वर, सिल्वर की वस्तु होता था। सिंगिंग वॉइस, अच्छी तरह से गाना गाने वाले जो वॉइस होते थे उनका यहाँ पे लाते थे एज ए गिफ्ट। ब्यूटीफुल जो वुमेन होते, सुंदर जो महिलाएं होती, वो भी गिफ्ट के रूप में दिया जाता था। फाइन वाइन्स, बहुत अच्छा जो वाइन होता था वो, एंड फाइन क्लोथ दिया जाता था। ये सारी चीज़ को याद रखिएगा। ये गिफ्ट का मटेरियल हो गया, ये एक्सपोर्ट का मटेरियल, ये इंपोर्ट का मटेरियल। मतलब ये भरूच के बारे में। इसको जान करके आप भरूच के बारे में जानिए, कितना समृद्ध था उस समय में भरूच, कितना अच्छा ट्रेड होता था हमारे एंशिएंट समय में भी भरूच से। ठीक है, आगे अगर बात करें, कॉइन्स की बात करता है, सिक्के की बात करता है। कहता है उस समय जो सिक्के चल रहे थे वह लगभग 500 साल तक वह सिक्का सर्कुलेशन में रहा। हाँ, और वो सिक्के क्या थे? तो वो बोलता है कि वह सिक्का वास्तव में पंच मार्क्ड कॉइन्स थे। मतलब इस सिक्के का जो कैटेगरी है, जो नाम दिया गया है, उसको बोला गया है पंच मार्क्ड कॉइन्स। क्यों पंच मार्क कहा गया वो अभी देखेंगे, लेकिन ये बात तो सही है कि उस समय में जो अभी मैंने आपको कहानी बताया था, एक चतुर गरीब व्यक्ति का, उसमें वो सिक्के की बार बार चर्चा हो रहा है। एक सिक्के से 1000 सिक्के बनाना, मतलब जो उस समय में वेल्थ था, वेल्थ को मीजर करने का जो मेन मेजरमेंट का जो यूनिट था वह कॉइन था उस समय में। उससे पहले जब हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो उस समय वेल्थ किससे मेजर किया जाता था? कॉ से। उसके बाद वाला जो फेज है, जो जिसके पास जितना भूमि होगा लैंड से, उसके बाद कॉइन जिसके पास जितना होगा, फिर गोल्ड जो है ये वेल्थ का मेजरमेंट हो गया। फिर आज के ज़माने में जो नोट्स हो गया, किसके पास कितना धन है, मुद्रा है, वो नोट्स है वो से। और आज जो अभी भी चल रहा है, किसके पास कितना बिट कॉइन्स है, अभी चल रहा है, पता नहीं ये क्या होगा, अभी यही ट्रेंड है। इस तरह से ये सारे जो है मेजरमेंट्स ऑफ वेल्थ है। अगर हम पंच मार्क कॉइन की बात करें तो ये शेप में रेक्टेंगुलर होता था या स्क्वायर होता था और राउंड भी होता था। कहता है ये कैसे बनाया जाता था? तो जो मेटल का शिप होता था उसको काट करके बनाया जाता था, या नहीं तो जो मेटल होता था उसको चारों ओर से ठोक बजा करके गोल गोल बना करके उसको सिक्का बना दिया जाता था, और बाद में इस पे स्टाम्प मार दिया जाता था, एक पंच मारा जाता था। एक मतलब आप समझ रहे हैं, आप अगर देखे होंगे कपड़ा बनाते वक्त, कोई कपड़ा जो बनाता है तो उसमें एक पंच मारता है। जैसे बनारसी साड़ी होता है, या मधुबनी में अभी एक साड़ी बन रहा है वहाँ पे, तो मधुबनी और दरभंगा वाले इलाके में ट्रेनिंग दिया जाता है, और उस साड़ी के बनने के बाद उस पर वो जो पंच मार करके उस पर जो डिज़ाइन बनाया जाता है, तो डिज़ाइन बनाने के लिए उस पर ठप्पा लगाया जाता है। ठीक उसी तरह से ये जो मेटल था इस पर ठप्पा लगाया जाता था, पंच मारा जाता था, इसीलिए इसको बोलता है पंच मार्क। हिंदी में जो इसका टर्मोलॉजी है वो है आहत सिक्का। ये थोड़ा सा मतलब बहुत क्लियर नहीं है हिंदी का टर्मोलॉजी, लेकिन इंग्लिश में पंच मार्क जो है बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर देता है कि पंच मार्क नाम क्यों पड़ा। साथ ही साथ इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, कुछ भी इंस्क्राइब्ड नहीं था। तो याद रखिएगा पंच मार्क कॉइन पे कुछ भी इंस्क्राइब्ड नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, बस ठप्पा लगा करके बहुत सारे फिगर बनाए जाते थे। इसको इतना याद रखिएगा। भारत के लगभग जितने भी जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें लगभग हर जगह से यह सिक्का मिला है। यही बात इस पूरे पैराग्राफ में और इस बॉक्स में कहा गया है। फ्रेंड्स ये पिक्चर दिया हुआ है पंच मार्क कॉइन का, ये देख रहे हैं, कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये पिक्चर बना हुआ है, ठप्पा लगा करके ये बनाया गया है। आगे बात करें, मेनी सिटीज विथ मेनी फंक्शंस, एक ही शहर में कई फंक्शंस हो रहे हैं भैया, ये बात कह रहा है। इसमें जो बात कहा रहा है मथुरा का एक केस स्टडी लिया गया है। मथुरा कहाँ है ये मैप में दिखाया गया। ये मथुरा आज बहुत ही फेमस शहर है, बहुत प्यारा है, भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है मथुरा।
ये मथुरा है, कहता है मथुरा में क्या क्या हो रहा था। ये कह रहा है कि आज से 2500 साल पहले मथुरा अपने अस्तित्व में आ चुका था, बहुत ही फेमस हो चुका था। क्यों इंपॉर्टेंट था मथुरा? क्योंकि यह जो है क्रॉस रोड जो था, टू मेजर रूट जो ट्रेवल करता था, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर और नॉर्थ से साउथ की ओर, इन दोनों रास्ता जहां क्रॉस करता था उस जगह पे अवस्थित था मथुरा, या मथुरा जो है जहां पे है वहां से ये दोनों रास्ता क्रॉस करता था। भारत सरकार ने जो एक अभी प्रोजेक्ट चलाया था वाजपेयी जी के समय में, तो ये ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ एक रोड बनाने का एक प्लान वहां पे चलाया गया था। वो जब चला था तो वो कहाँ पे क्रॉस कर रहा था? तो वो वास्तव में उज्जैन, ये उज्जैन नहीं, झांसी में क्रॉस कर रहा था। तो ये भी यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि ये दोनों रास्ते कहाँ क्रॉस करते हैं, तो वो आंसर झांसी था। ठीक उसी तरह से एक नॉर्थ वेस्ट से एक रोड आती है और ईस्ट चली जाती है, एक नॉर्थ से एक रोड आती है और ये ऐसे होते हुए साउथ चली जाती है। तो ये जहाँ पे क्रॉस करता है वो मथुरा है, यही बात यहाँ पे कहा गया है। तो ये समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कहता है क्रॉस रोड पे अवस्थित था, इसका फोर्टिफिकेशन था। यह शहर में जो लोग रहते थे उनको भोजन देने के लिए आसपास के गांव के जो लोग थे वो उनको भोजन प्रोवाइड कराते थे। यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स रहते थे, फाइन स्कल्पचर्स बनाते थे। यही बात इन पूरे पैराग्राफ में कहा गया है। फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें इसके बारे में, कुछ और कहा गया है कि 2500 साल पहले तो ये अपना जो है इसका शुरुआत हो गया था, लेकिन 2000 साल पहले मतलब 500 साल बाद इसके साथ क्या हुआ? कहता है 500 साल बाद यह शहर इतना प्रसिद्ध हो गया कि बाद में जब कुषाण पीरियड आया तो उस समय में कुषाण राज्य का यह दूसरी राजधानी बन गया था। पहली राजधानी कौन था? ये आप होमवर्क कीजिएगा और मुझे बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ एक क्वेश्चन यूपीएससी ने कई बार पूछा है कि ऐसा कौन सा शहर है जो तीनों धर्म का केंद्र है, यूपीएससी ने पूछ चुका है। तो उसका आंसर मथुरा है। मथुरा में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म मतलब कृष्ण को मानने वाले जो है, इनका ये तीनों केंद्र है। ये इंपॉर्टेंट है मथुरा के लिए। साथ ही साथ बोलता है कि मथुरा में बहुत सारे जो मोनेस्ट्रीज हैं, जो श्राइन्स बनाए गए हैं, किनके द्वारा? कि जो उसमें में राजाज थे, जो रानियां थी, ऑफिसर थे, मर्चेंट थे और क्राफ्ट्स पर्सन थे, उन्होंने ये जो मोनेस्ट्रीज और ये मंदिर बनाए उसमें दान देने वाले बहुत लोग थे। ये जो दान देने वाले लोग थे ये अपना अपना नाम उसमें लिखवाते थे। एक स्लेब्स होता था, पत्थर का स्लेब, और उस स्लैब पे अपना नाम लिखवाते थे कि दान देने वाले कौन है और क्या दान दे रहे हैं। इस तरह से एक छोटा सा कह सकते हैं कि एक स्मॉल इंस्क्रिप्शंस हो जाता था, उसमें रिकॉर्ड होता था गिफ्ट का और कौन दे रहे हैं वो सारे होते थे। मतलब ये छोटा स्मॉल इंस्क्रिप्शंस जो होता था वो हमारे लिए एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मथुरा के लिए। आगे अगर हम बात करें तो क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स की बात किया गया है। ये कौन है? देखिए, क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स के बारे में जानने के दो सोर्स हैं। एक तो हमारा आर्कोलॉजिकल सोर्स है और एक टेक्स्ट मतलब टेक्सचुअल सोर्स है। तो जो आर्कोलॉजिकल सोर्स है उसमें जो सबसे पहली बात कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि एक NBPW मिला है। NBPT का मतलब होता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये भारत जो है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसका नॉर्दर्न पार्ट में मिला है, इसलिए इसको नॉर्दर्न बोला जाता है। इसके बारे में डिटेल इस बॉक्स में बताया गया है कि इसको बनाने के लिए क्या है, ये बहुत ही हार्ड था। जो व्हील होता है, जो चक्का होता है, उस चक्के पे इसको बनाया जाता था। इसका लुक जो था मेटेलिक लुक था और इस पे जो है शाइनी ब्लैक सरफेस था। वेरी हाई टेम्परेचर पे जो भट्टी होता था उसमें काफ़ी हाई टेम्परेचर पे इसको बनाया जाता था, जिसके कारण कि यह जो है ब्लैकनिंग हो जाता था। बहुत ज़्यादा गर्म कर देने पे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इसको पकाने के कारण इसका कलर जो है ब्लैक हो जाता था। साथ ही साथ इसको ब्लैक कलर का फाइन स्लिप जो है इसके ऊपर चढ़ाया जाता था और इसको इतना चमकाया जाता था कि ये पॉटरी जो है मिरर लाइक शाइनिंग करने लगता था, मतलब दर्पण की तरह ये चमकने लगता था। मतलब ये बहुत ही फाइनली बनाया जाता था। इसको बनाने वाले बहुत ही स्किल्ड थे, जो क्राफ्ट पर्सन बनाते थे, जो शिल्पकार इसको बनाते थे, वो बहुत ही स्किल्ड थे। अर्थात ये जो हमारा एज ए आर्कोलॉजिकल सोर्स हमको मिला है NBPW, यह उस समय के क्राफ्ट पर्सन के स्किल को जानने का हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। दूसरा जो कहता है टेक्स्ट,
कहता है कि हर चीज का ये आर्कोलॉजिकल सोर्स तो प्राप्त नहीं है, लेकिन जो उस समय लिखा गया है जो सोर्स, उस सोर्स से बहुत कुछ हमको पता चलता है। उस सोर्स में जो मेन चीज कह रहा है यहाँ पे कि इस सोर्स में खास करके वाराणसी में जो नॉर्थ इंडिया में है और जो मदुरई जो कि साउथ इंडिया में है, यहाँ पे जो कॉटन जो क्लॉथ्स है उसका बहुत ही अच्छा सेंटर था मैन्युफैक्चरिंग का। ये हमको उस समय के जो लिटरेरी सोर्स है, जो टेक्सुअल सोर्स है, उसमें हमको पता चलता है। ये बात इस पूरे पैराग्राफ में कहा गया है और ये बैक बॉक्स में कहा गया है। मतलब मदुरई और ये वाराणसी, वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह का अच्छे किस्म का कपड़ा बनाया जाता था। ये सारी बात इसमें कहा गया है। आगे अगर हम बात करें तो अब बोलता है जब शहर की बात किए हो तो शहर में जो श्रेणीस होते थे उनकी भी बात कर लो। ये श्रेणीस कौन होते थे वो बात कर लेते हैं, और श्रेणीस क्या करते थे ये बात कर लेते हैं। देखिए, जो श्रेणीस क्या होते थे, जो क्राफ्ट्स पर्सन्स होते थे और जो मर्चेंट्स होते थे उनका एसोसिएशन बनने लगा। संख्या बढ़ेगा तो वो संगठित होना शुरू कर देगा, उनका एसोसिएशन बनेगा। तो ये जो एसोसिएशन बनता था इसी को श्रेणीस कहा गया। जो क्राफ्ट पर्सन्स का श्रेणी था वो अपने क्राफ्ट्स पर्सन जो शिल्पकार थे उनको क्या क्या प्रोवाइड करता था, तो उनको ट्रेनिंग देता था। उनके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती थी तो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते थे। और जो फिनिश्ड गुड मतलब जो गुड्स को वो बना लेते थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इनके लिए पूरा मैकेनिज्म तैयार करते थे। तो इसका मतलब ये है कि जो क्राफ्ट पर्सन का श्रेणी है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मर्चेंट का श्रेणी था, जो मर्चेंट का एसोसिएशन था, वो क्या करते थे, पूरे भारत में जो ट्रेडिंग होगा, जो व्यापार होगा वो कैसे रेगुलेट होगा उसके लिए पूरी तरह से सिस्टम तैयार करना, ये सारी व्यवस्था यही जो श्रेणीज ऑफ मर्चेंट थे वो करते थे। साथ ही साथ ये श्रेणीज और ज़्यादा काम करते थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ये सर्व्ड एज बैंक के तरह भी काम करते थे। ये मॉडर्न पीरियड में जो अंग्रेज आए वो बोलते हैं कि हम आपके यहाँ बैंकिंग सिस्टम लेके आए। हमारे एंशिएंट जमाने में बैंकिंग सिस्टम था, बहुत उन्नत था, बहुत ज़्यादा फंक्शनल था। ये जो श्रेणीज था बैंकिंग का काम करते थे, लोग इसके यहाँ पैसा को इन्वेस्ट करते थे, जो इन्वेस्ट होता था उससे इंटरेस्ट जो मिलता था, उस इंटरेस्ट से लोग क्या करते थे वो देखिए। इस इंटरेस्ट से लोग को जो पैसा मिलता था उसे सपोर्ट करते थे, जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे उनको सपोर्ट करते थे। मतलब जो दान देते थे, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, जो मोनेस्ट्रीज था, जो मंदिर था, उनको दान देते थे। मतलब इतना इम्पोर्टेंट था हमारा ये श्रेणीज जो बैंकिंग का काम करता था। मतलब ये श्रेणीज बहुत ही इम्पोर्टेंट था शहर के लिए। यही बात इन सारे पैराग्राफ में कहा गया है। आगे और बात करें तो जब हम शिल्पकार की बात करते हैं, क्राफ्ट पर्सन की बात करते हैं, तो हमें अर्थशास्त्र जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है उनको जाननी बहुत जरूरी है कि उसमें इसके बारे में क्या कहा गया है। यही बात इस बॉक्स में कहा गया है। इसको सुनिएगा, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र क्या कहता है कि अर्थशास्त्र कहता है जो वर्क हाउस होता था, वर्कशॉप्स होता था, जहाँ पे जाकर के लोग काम करते थे, वहाँ पे जो स्पिनिंग और वीविंग का काम होता था वह जो स्पेशल ऑफिसर्स होते थे उसके सुपरविजन में होता था, है ना। मतलब वर्क हाउस मतलब फैक्ट्री की बात उस जमाने में अर्थशास्त्र में इसका मेंशन है, याद रखिएगा। ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, कि कहता है जो विडोज है या जो डिफरेंटली एबल्ड यंग वुमेन है, जो नन्स है, जो मदर ऑफ कार्टेशियंस जो कि वृद्ध वैश्याएं हैं, रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट्स ऑफ किंग जो राजा का काम करने वाली जो वुमेन सर्वेंट जो रिटायर हो चुकी हैं वो है, वुमेन हु हैव रिटायर फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल्स मतलब जो देवदासियों की बात कर रहे हैं उनकी, मे बी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग, ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्ति को जो प्रोसेसिंग का काम होता है। किस किस चीज़ का प्रोसेसिंग करना है, तो वुल का, बार्क का, कॉटन का, हेम्प मतलब जूट और ये सन, इन सब का जो प्रोसेसिंग होता था, जो वीविंग होता था, जो स्पिनिंग होता था, इन सब काम में इनको लगा करके इसको स्किल्ड किया जाता था, इसको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया जाता था, इसको एम्पावर किया जाता था। मतलब वुमेन एम्पावर की बात, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना करके, उसको स्किल बना करके, उसको अर्निंग का एक मौका दे करके जो एम्पावरमेंट की बात किया गया है वुमेन एम्पावरमेंट का, वैसे भी वो ऐसी महिलाएं जो कि समाज के निचले तबके पे आ गई हैं, वो महिलाएं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, इसको समझिएगा। ये अर्थशास्त्र में जो मेंशन है, माय गॉड, इस सब चीज़ को जान करके आपको लगेगा कि कितनी बड़ी व्यवस्था उस समय में की गई थी।
साथ ही साथ कहता है कि जो ये लोग काम करते थे उनका जो पेमेंट दिया जाता था, जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वर्क है, इसके आधार पर दिया जाता था। मतलब जो अकाउंटेबिलिटी है, जो मेजरमेंट का तरीका है, ये कितना सटीक और सुंदर है। साथ ही साथ कहता था कि वुमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स कैन सेंड सर्वेंट्स टू ब्रिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट एंड टेक द फिनिश्ड वर्क बैक टू होम। मतलब यहाँ पर वो लगता है वर्क फ्रॉम होम, जो अभी कोरोना आया था उसमें वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट है, पर यहाँ पे ये कहता है कि जो महिलाएं बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं है, वो अपने जो सर्वेंट है उनके द्वारा मटेरियल को ला सकते हैं, और जब बन जाए तो उसको फिर आप जाकर के सुपरिटेंडेंट को दे दें। मतलब इतना ज़्यादा फैसिलिटी की बात कह रहा है, इतना ज़्यादा जो शिल्प क्राफ्ट्स है उनकी बात किया जा रहा है। मतलब क्राफ्ट्स के बल पे ही, शिल्प के बल पे ही, और इन क्राफ्ट्स पर्सन के बल पे ही भारत कभी सोने का चिड़िया था। इस चीज़ को समझिएगा। हर व्यक्ति को काम देने का जो प्रोविजंस है वो इसमें कहा गया है। ये तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या कहता है, वुमेन हु कैन विजिट द वर्कशॉप शुड गो एट डॉन। मतलब सवेरे सवेरे जाइए और आप वहाँ पे अपना जो वेज है उसको रिसीव कीजिए। क्यों? क्योंकि अच्छी जब लाइट होती है, इनफ जब लाइट होता है, तो आपका जो काम है उसको एग्जामिन करना आसान हो जाता है। यहाँ पे जो अब बात किया गया है, इन केस द सुपरिटेंडेंट लुक एट वुमेन, अगर जो सुपरिटेंडेंट है अगर महिलाओं को घूरता है, जो मतलब गलत नज़र से देखता है, और टॉक्स अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क, अगर वो कोई ऐसी बात करता है जो उसके काम से संबंधित नहीं है, ही शुड बी पनिश्ड। यहाँ पे जो विशाखा गाइडलाइंस हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि कार्यस्थल पे महिलाओं के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, इसकी बात बहुत पहले अर्थशास्त्र के जो राइटर है चाणक्य, उन्होंने ये बात कह दिया था। यहाँ पे ये भी बहुत मायने हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अब जो कहता है, इफ वुमेन डज नॉट कंप्लीट द हर वर्क सी विल हैव टू पे ए फाइन। कहता है अगर महिलाएं अपने काम को ढंग से नहीं किया हो, कंप्लीट ना किया हो, तो उसको फाइन देना होगा। आगे जो कहता है वो कहता है कि इवन हो सकता है जो उसका अंगूठा है वो भी काटा जा सकता है। लेकिन यहीं पे मैं बोलता हूं कि जो मॉडर्न है और जो एंशिएंट है, यहाँ पे अंतर है। इसको उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। आज जो हम मॉडर्न हैं, जो हमारा सोच है, ये एक अलग हम रेशनल होकर के सोचते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको लगेगा ये गलत है, ये बात गलत है। लेकिन उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो एक तरह से ये एक तरह का कहता है कि ये ऐसा प्रोविजंस था, लेकिन बेसिकली वहाँ पे फाइन के रूप में जो है पनिशमेंट मिलता था। ये सारी बात मैंने आपसे डिस्कस किया, यही बात इस पूरे पैराग्राफ में कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें, एक केस स्टडीज है अरिकमेडू का। ये अरिकमेडू कहाँ है भैया? जो आज जो पौंडीचेरी है ना, अरविंदो आश्रम है ना, ये अरिकमेडू, ये आपका अरिकमेडू है। मतलब हमने आपसे मदुरई की बात कर दिया, भरूच की बात किया, मथुरा की बात किया, ये सारी बातें मैंने आपसे किया। तो अब हम अरिकमेडू की बात करते हैं। अरिकमेडू जो है कहता है कि आज से लगभग 2200 साल से लेकर के 1900 साल के बीच में अरिकमेडू जो है एक बहुत ही फेमस था। अरिकमेडू क्या था? एक कोस्टल सेटलमेंट था। हाँ, वहां पे एक ब्रिक स्ट्रक्चर मिला है। वो किस चीज का था? तो कहता है वह वास्तव में वेयर हाउस था, जो सामान रखने के लिए जो हम बताते हैं ना, गोदाम, वो था। मतलब वहाँ पे अभी आजकल हमको एक ईंटा का बना हुआ स्ट्रक्चर मिला है, ऐसा माना जाता है कि वो गोदाम था सामान को रखने के लिए। साथ ही साथ बोलता है कि यहाँ पे हमें बहुत सारे पोटरी मिले हैं, बर्तन मिले हैं, जो कि मेडिटेरियन रीजन का था। जो मेडिटेरियन सी है उसके आसपास जो है रोमन एम्पायर बहुत ज़्यादा विकसित था। अभी हम आपको पिक्चर में दिखाएंगे रोमन एम्पायर के बारे में। तो रोमन एम्पायर के जो नाविक थे, जो वहाँ के ट्रेडर्स थे, वो यहाँ आकर के भारत में ट्रेड करते थे, और वो लोग आकर के इस अरिकमेडू में अपना सामान लाते थे। ये बात कहा गया है। कहता है कि मेडिटेरियन सी से लाए गए पोटरी थे, जिसका एक एग्जाम्पल दिया है M4 के बारे में। ये क्या होता था कि टॉल होता था, डबल हैंडेड जार होता था। एक जार होता था जिसमें दोनों पकड़ से पकड़ने के लिए हैंड लगे हुए थे। इसमें क्या होता था, जो लिक्विड्स होते थे वो रखने के लिए यूज किया जाता था, जैसे कि वाइन या तेल। उसके बाद कहता है कि स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पोटरी, ये इसका जो वास्तव में नाम था वो अरेटाइन वेयर था। ये क्यों? क्योंकि इटली में एक शहर था जिसका नाम था अरेटाइन, वहाँ ये बहुत ही फेमस था, इसीलिए वो जहाँ जाता था तो उस वस्तु का नाम ही अरेटाइन वेयर नाम दिया गया था। यही बात कह रहा है।
एक जो सबसे बड़ी बात इसमें कहा गया है कि इटली के बने हुए या मेडिटेरियन सी के एरिया में बने हुए बहुत चीज़ तो भारत आते ही थे, लेकिन बाद में वही चीज़ भारत में बनने लगी, लेकिन वहाँ का डिज़ाइन जो था वो डिज़ाइन वहाँ का लिया गया, भारत में ही उसका निर्माण शुरू हो गया था। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निर्माण भारत में ही शुरू हो गया था, डिज़ाइन वहाँ का था। ये बात यहाँ पे सारे कहा गया है। साथ ही साथ कहता है जैसे रोमन लैम्प्स है, ग्लासेस है और जेम्स है, ये सारे चीज़ यहाँ पे अर्रेटाइन में हमको फाउंड किया गया है, यहाँ पे प्राप्त हुआ है। आगे अगर हम बात करें, साथ ही साथ कहता है कि इस अर्रेटाइन, ये आपका जो अरिकमेडु है, अरिकमेडु में हमको एक टैंक मिला है, एक टैंक मतलब एक गड्ढा मिला है। वो उस टैंक में कहता है कि जो डाइंग होता था, डाइंग मतलब क्या होता है कि जो कपड़ा बनते हैं उसको जो रंगाते हैं ना, वो एक हौद में उस डुबो कर जो रंगाते हैं, तो वो टैंक में डुबाते थे ताकि उसको रंगाया जा सके। और कहता है कि हमको इसी अरिकमेडु से बहुत सारे जो बीड्स हैं या सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं, उसको उस सेमी प्रीशियस स्टोन से बीड्स बनाने के भी साक्ष्य हमको यहाँ पे मिले हैं। यही बात वहाँ पे कहा गया है इस पूरे पैराग्राफ में। आगे जो एल्सवेयर है, इसी समय में विश्व के दूसरे जगह क्या हो रहा था उसकी बात कहा गया है। उसमें रोम के बारे में कहा गया है। रोम कहाँ है ये आपको पहले मैं मैप में दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो पूरा रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये रोमन एम्पायर है। रोमन एम्पायर जब अपने पीक पे था तब का ये पिक्चर है, तब का ये मैप है। इस रोमन एम्पायर में एक जगह है यहाँ रोम। इसी रोम से शासन करने वाले जो थे, उसमें ये जहाँ जहाँ फैले वो रोमन एम्पायर स्थापित किए। रेड वाला जो कलर है ये रोमन एम्पायर का है। ये पिक्चर दिख गया आपको। आगे हम बात करते हैं। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द यूरोप। ये जो रोम है ओल्डेस्ट सिटी है, डेवलप अराउंड द सेम टाइम जब गंगा वैली में शहर डेवलप हो रहे थे, ठीक उसी समय में यहाँ भी ये शहर डेवलप हो रहा था। ये क्या है, रोम जो है वह कैपिटल था, वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, ऐसा एम्पायर जिसका यूरोप पे, नॉर्थ अफ्रीका पे और वेस्ट एशिया पे शासन था। फिर एक बार मैप देख लीजिए, तो ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया और ये वाला जो पार्ट है आपका वेस्ट एशिया वाला पार्ट हो गया। इस पूरे एरिया पे इस रोमन एम्पायर का शासन था। यही बात यहाँ कह रहा है। जो अगस्तस है, जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हुआ था, लगभग आज से 2000 साल पहले इन्होंने शासक हुआ और उन्होंने कहा कि जब ये मैं रोम पे शासन किया था, यह वास्तव में एक ईंट से निर्मित शहर था, लेकिन जब मैं इसका शासक बना और काफ़ी इस पे काम किया तो एक दिन इसको मैंने पूरा सिटी ऑफ मार्बल बना दिया, बिल्कुल मार्बल बिछा दिया इस शहर पे, ये कह रहा है। साथ ही साथ रोम में बहुत सारे एम्पी थिएटर्स बनाए गए। एम्पी थिएटर्स का मतलब क्या होता है, ओपन एयर थिएटर, मतलब बाहर में खुला थिएटर होता था, वहाँ पे बहुत सारे बैठने का जगह होता था, लोग वहाँ करके बैठते थे। साथ साथ पब्लिक बाथ्स भी बनाए थे, लोग उसमें जाकर के स्नान करते थे। उसका टाइमिंग अलग अलग था, मेन के लिए अलग था, वुमेन के लिए अलग था। वहाँ पे लोग स्नान करते थे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते थे। साथ ही साथ यहाँ पे पानी की व्यवस्था हो उसके लिए ह्यूज एक्वीडक्ट्स बनाया। ये क्या होता है, ये वास्तव में एक्वीडक्ट्स का पिक्चर है। पहले हमको भी लगता था ओपन एयर थिएटर का एक पार्ट है, लेकिन ये एक्वीडक्ट्स है। इसको बढ़िया से समझने के लिए एक आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, और जो अभी मैंने स्लाइड में पिक्चर दिखाया था, यही दोनों सेम है। वास्तव में पानी का सोर्स यहाँ है और पानी को शहर में सप्लाई करना है। तो इस शहर से इस सोर्स से पानी को लाने के लिए यहाँ तक तो नाला बना दिया गया है ना, जमीन पे ये नाला बनाया गया, लेकिन यहाँ पे बहुत चौड़ी खाई है, गड्ढा है, और यहाँ पे वो पिलर बना करके इस तरह से जो है पूरा, और यहाँ पे ये ऊपर जो है एक ढका हुआ नाला बनाया गया, इधर से पानी को क्रॉस किया गया। इसी का पिक्चर वो था, उसी को बोलते हैं एक्वीडक्ट बोलते हैं इसी को। एक्वी मतलब वाटर होता है, डक्ट मतलब पाइप होता है या चैनल होता है, यही बात है इसमें कहा गया है। तो ये बनाए गए थे। तो ये वास्तव में क्या था, चैनल टू सप्लाई वाटर, बिल्ड टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी फॉर बाथ्स एंड अदर फंक्शंस एंड टॉयलेट्स। ये बात इसमें कहा गया है। वास्तव में रोम की बात इसमें कहा गया। ये सारे पिक्चर हैं फ्रेंड्स। इस तरह से हमने ये सारे कीवर्ड्स को डिस्कस कर लिया था। क्या क्या है, इरिगेशन, आयरन का क्या यूज था, इरिगेशन क्यों जरूरत था, विलेज क्या था, विलेज में लोग क्या थे, उनका पेशा क्या था, पोर्ट्स, कई पोर्ट्स देखा हमने,
जैसे वरूज का देखा, अरिकमेडू को देखा, ये सारे पोर्ट देखे, रिंग बेल का क्या यूज था वो देखा, सिटी के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया और सिटी के जितने जानने के सोर्स है वो दिखा। श्रेणी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, श्रेणी को याद रखिएगा। संगम लिटरेचर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी बात देखा। अब सवाल आता है ये कि इसको कैसे सॉल्व करें। अगर हम सॉल्व करें तो काम आसान हो जाएगा, अगर आप सॉल्व करके देखें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे सवाल कर लीजिएगा। इस तरह से हमने जो सब हेडिंग है आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर की बात किया, अदर स्टेप्स खासकर इरिगेशन की बात किया, विलेज में कौन कौन रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में कौन रहते हैं, साउथ इंडिया में कौन रहते हैं, सारे का नाम जाना, इन चारों सोर्स के आधार पे सिटीज को जाना, इसमें जातक स्टोरीज के बारे में बताया, जो ट्रेवलर्स खास करके जो वरूज के बारे में बताया वो जाना, स्कल्पचर्स के बारे में देखा कि कैसे कैसे शहर में रहते हैं उनको सारे स्कल्पचर्स के रूप में बताया गया, और आर्कोलॉजी में जो रिंग वेल है वो देखा था हमने, और जो आपका NBPW है वो देखा था। ठीक है, उसके बाद क्वाइंट्स में हमने देखा था, ये क्वाइन जो पंच मार्ड क्वाइन है उसकी बात किया था। सिटीज में मेनी फंक्शंस होता था, जो मथुरा में केस स्टडी किया था, मथुरा में कितने फंक्शंस होते थे वो देखा। एंड क्राफ्ट्स पर्सन से मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, उसमें फिर श्रेणीज की बात किया। अरिकमेडू में मैंने देखा कि अरिकमेडू में बहुत सारे जो रोमन चीज मिला है उसकी डिस्कस किया, और एल्सवेयर में मैंने रोमन जो एम्पायर है उनकी बात किया, खास करके रोम की बात किया, रोम में क्या क्या अगस्टस ने बनाया वो बात किया। और जो बॉक्स है इसमें मैंने बताया कि तमिल कंपोजिशन मतलब लिटरेचर जो है संगम लिटरेचर उसकी बात किया। ये चतुर जो गरीब व्यक्ति है उनकी कहानी कहा है इसमें बॉक्स में। जो वेरी गजा मतलब बरूज की कहानी हुआ, पंच मार्ट क्वाइन की बात किया। अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज ये जो है इसकी बात इसमें अभी जो है इसको नहीं किया गया है, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर की बात किया गया है। रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग जो अर्थशास्त्र में कहा गया है उनकी बात किया गया है। ये सारी